मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कक्षा 9 में जो पिछला वीडियो था हमारा, वो चैप्टर 5 क्लाउड्स था, जिसके अंदर हम रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, ये जो दैट है, विच है, इनके बारे में पढ़ा था। एक बात मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि क्लाउज जो हमने पढ़े हैं वो पूर्ण नहीं है। उनमें से मैंने रिलेटिव क्लाउज हैं उनके बारे में सिर्फ आपको थोड़ा बताया है। बाकी और भी क्लाउज है उसमें थोड़े बाकी हैं, नियम वगैरह कुछ बाकी हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा सामान्य जानकारी के लिए आपको क्लाउज के 2 चैप्टरों में मैंने और 2 वीडियो के अंदर क्लाउज के बारे में पढ़ाया था। तो आज इस वीडियो में कक्षा 9 इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगला हमारा चैप्टर है छठा, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन। किसको पढ़ रहे हैं? नरेशन। कक्षा 8 में आपने नरेशन के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन नरेशन को दूसरा नाम है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का नाम जरूर सुना होगा कि वाक्य डायरेक्ट में होता है तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। कक्षा 8 में भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पॉइंट था, आपने पढ़ा होगा। तो आप इसे नरेशन कहिए या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एक ही बात है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से नरेशन यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट पहले मैं बता दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लस एक्टिव टू पैसिव पढ़ने के लिए आपको प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया क्या होती है, एक तो ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, दिए गया जो वाक्य है उसके अंदर कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, ये सब क्या है। कि एक वाक्य दिया होता है, उस वाक्य में कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। इन 2 बातों को जब तक आपको अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं होगा तब तक आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या एक्टिव टू पैसिव नहीं बना सकते। ये बात मैंने पहले भी बता दी, अभी बता। तो इससे पहले आप एक बार पुनः अपनी सहायक क्रिया, प्रत्येक से सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के बारे में जरूर और पढ़ लें, समझ लें कि जितने हमारे 12 टेंस हैं उन 12 टेंसों में कौन से टेंस की क्या सहायक क्रिया है, क्या मुख्य क्रिया है। जब वो समझ में आ जाएगा तो आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है वो अच्छी तरीके से, या एक्टिव टू पैसिव है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज का हमारा जो टॉपिक है ये नरेशन। क्या है हमारा टॉपिक है? ये देखो, प्रकरण का मतलब ये होता है टॉपिक। क्या है? नरेशन यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको शुरू करते हैं। तो कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसका थोड़ा सीमित क्या था, वो थोड़ा सीमित था। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इस तरीके से पढ़ रहे हैं विस्तृत रूप से। कक्षा 10 और 9 में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो क्यों ना हम इसको कक्षा 9 के अंदर ही अच्छी तरीके से पढ़ दें, ताकि कक्षा 10 में हमें पढ़ने की आवश्यकता ही न पड़े। तो सभी विद्यार्थी एकाग्रचित होकर के और इस ऑनलाइन वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, सुने, समझें और नोट कर लें। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला भाग उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब बहुत सारे बच्चों के रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच है वो मान लेते हैं उसकी थोड़ा कम समझ में आता है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब एक वाक्य होता है, उसके अंदर कौन होता है, इसको बाहर के वाक्य भी कहते हैं। हम हमारी सुविधा के अनुसार हम इसको बाहर का वाक्य कहते हैं। ये बाहर का वाक्य क्यों होता है? क्योंकि यह वाक्य कोमा से बाहर होता है, ये कोमा से
बाहर होता है, इसलिए इसको बाहर का वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इसको अंदर का वाक्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाक्य है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, इसलिए इसको अंदर का वाक्य कहते हैं। तो यहां पर आप एक छोटे से, जैसे ये एक वाक्य है, यहां पर एक कोमा होगी, फिर दूसरा वाक्य होगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक फुल स्टॉप विश्वव्यापी बोधक आदि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ का वाक्य है उसके ऊपर 2 कोमाएं होगी और पीछे का वाक्य उसके यहाँ पर होगी कोमा। अब देखिए ये कहते हैं इसको बाहर का वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि ये वाक्य कोमा से बाहर होता है, ये कोमा से बाहर हो गई, इसको बाहर का वाक्य कहते हैं। और इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच इसको अंदर का वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। देखो ये 2 इन्वर्टेड कोमा है और एक वाक्य होता है, वो वाक्य इनके बीच में होता है। जो वाक्य 2 कोमाओं के बीच में होते हैं उसको अंदर का वाक्य, और जो कोमा से बाहर होता है उसको बाहर का वाक्य कहते हैं। तो अब तो आप ये जरूर समझ गए होंगे कि बाहर का वाक्य कौन सा होता है, अंदर का वाक्य कौन सा होता है। रिपोर्टिंग वर्ब एक आता है रिपोर्टेड स्पीच में। स्पीच का मतलब होता है वक्ता, बकना। स्पीच जैसे भाषण देते हैं, बोलते हैं, वक्ता है, अर्थात वक्ता जो बात कहता है, वक्ता जो बात कहता है वो बात कहाँ होती है? दोनों कोमाओं के अंदर होती है, इसलिए ये बात कही, तो वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अब इसको हम डायरेक्ट से परीक्षा के अंदर जो आता है या दिया गया होता है उसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनके कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या नियम आते हैं, इन नियमों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इसके अंदर कौन कौन से नियम है वो काम में आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पहला नियम क्या है? अंदर के वाक्य का सब्जेक्ट ये भी आई और वी, अंदर के वाक्य का सब्जेक्ट है, अंदर के वाक्य का सब्जेक्ट है यदि आई और वी, आई और वी को बाहर के वाक्य के और सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार बदलो। अब ये देखो ये आपके इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये बात हो गई। अब ये आप देखो यहाँ का ये वाक्य है, यह कोमा है, ये दूसरा वाक्य ये इन्वर्टेड कोमा है, ये है बाहर का कर्ता क्या सब्जेक्ट, ये है यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। आगे कोई वाक्य आगे समझ में, कोमा से बाहर है, बाहर का वाक्य दोनों कोमाओं के अंदर है, कोमा के अंदर का वाक्य है। अब देखो ये जो पहला नियम वो क्या कहते हैं? यदि यहाँ का कर्ता कौन? आई और वी, आई और वी है, अंदर का कर्ता आई और वी है, तो ये किसके हिसाब से बदलेगा? ये कहता है ये बाहर के कर्ता के हिसाब से बदलेगा। अंदर का आई और वी है और बाहर के कर्ता के हिसाब से बदलेगा। अब आई और वी का मतलब क्या है? आई का मतलब है आई का परिवार, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ आदि। वी का मतलब क्या है? वी, आवर, अस, आवर सेल्फ होता नहीं है, तो इनसे मतलब इससे है। तो कहने का मतलब है अंदर का कर्ता आई और वी है वो बाहर के कर्ता के हिसाब से बदलते हैं। ध्यान रहे वी है वो हमेशा दे में बदलता है, वी है वो किसी बदलता है? दे में बदलता है। यहाँ पर वी है तो निश्चित है यहाँ पर दे होगा। बहुवचन का शब्द होगा गर्ल्स, बॉयज, टीचर, फार्मर्स, टेलर्स, बहुत सारे शब्द होंगे यहाँ पर, यानी बहुवचन का होगा। तो यहाँ का कर्ता वी होगा तो यहाँ का कर्ता है वो क्या होगा? बहुवचन होगा। तो बहुवचन का प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? दे। क्या होता है? दे। तो आई और वी प्लस आई और वी का परिवार है, बाहर के कर्ता के हिसाब से बदलता है। अब दूसरा नियम क्या है? यदि अंदर का सब्जेक्ट कर्ता यू तथा यू, योर, यू,
हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय यानी इसमें बदलते समय ये बाहर के ऑब्जेक्ट यानी क्रम के हिसाब अनुसार बदलता है या इसको बदलो। जिस प्रकार आई और वी जो करता है अंदर के वाक्य का वो बाहर के कर्ता के हिसाब से बदलता है। और यदि यहां का कर्ता, यदि यहां का कर्ता कौन है, यू है, कौन है, यू है, तो ये किसके हिसाब से बदलेगा, ये बाहर के कर्ता कर्म के हिसाब से बदलेगा। किसके हिसाब से बदलेगा, बाहर के कर्म के हिसाब से बदलेगा। इसलिए यू, यू का मतलब यू की सेकंड फॉर्म योर और थर्ड फॉर्म यू। इसका मतलब ये होता है यू योर यू ये तीनों किसके हिसाब से बदलेंगे, बाहर के कर्म के हिसाब से बदलेंगे। और अंदर का आई वी, आई का मतलब आई माइन वी माइन माई सेल्फ, और वी का मतलब वी और अस और सेल्वेज आदि है वो किस हिसाब से बदलेंगे, बाहर के कर्ता के हिसाब से बदलेंगे। तो ये तो हो गई कर्ता संबंधी हमारी जानकारी, हो गया। अब हम लेते हैं आइए हमारा तीसरा नियम, दो नियम हो गए। अब तीसरा नियम थोड़ा सा गहराई से समझना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा पॉइंट है ग्रामर के अंदर कि बोर्ड में बताते समय अगर एक बार दिमाग में घुस गया तो उसे आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अच्छी तरीके से दिमाग में एक बार घुस गया तो। और शुरुआत में अगर कुछ गड़बड़ाहट हो गई कि ये यहां पर क्या कर दिया, अंदर का करता बाहर का करता, इसमें अगर एक बार उलझ गए तो फिर उलझते ही जाओगे। इसलिए हर चीज को बारीकता से गहराई से और सुनना है, देखना है, समझना है। देखते हैं तीसरा नियम क्या है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। तीसरा नियम क्या है हमारा, तो तीसरा नियम हमारा है यदि अंदर का सब्जेक्ट यानी कर्ता, यदि अंदर का कर्ता प्रोनाउंस कौन से, ही सी इट, सीधा ही देते हैं थोड़ा वरना यदि अंदर का कर्ता सब्जेक्ट है ही और सी इट या किसी का नेम हो तो या नेम दे आदि हो तो इनडायरेक्ट हो तो इनडायरेक्ट में यदि अंदर का सब्जेक्ट करता ही सी इट नेम दे आदि हो तो नहीं बदलेंगे। बस नियम को थोड़ा लंबा नहीं बनाएंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे, पढ़ेंगे कि वो समझ में आ गए। जिस प्रकार अंदर का कर्ता आई और वी है वो बाहर के कर्ता के हिसाब से बदल रहा इनडायरेक्ट के समय। यदि अंदर का कर्ता यू है तो वो बाहर के कर्म के हिसाब से बदलेगा, कब, इनडायरेक्ट बनाते समय। अब एक हमारा ऐसा वाक्य जिसका कर्ता ही सी इट या दे या नेम किसी का, जैसे राम श्याम गीता सीता किसी का नाम वगैरह है, तो उसको इनडायरेक्ट बदलते समय ये नहीं बदलेंगे। यदि अंदर के वाक्य का कर्ता ही है तो नीचे ही आ जाएगा, सी है तो सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, राम है तो राम आ जाएगा, श्याम है तो श्याम आ जाएगा, ये नहीं बदलेंगे। अब ही नहीं बदलेगा, इसका मतलब क्या है, ही का मतलब ही हिज हिम,
सी है तो इसका मतलब सी हर, दे है इसका मतलब दे, देर, देम, इट है इसका मतलब है इट है, इट्स है, इट्स सेल्फ है, अब ये नहीं बदलेंगे। कहने का मतलब ही यदि अंदर का कर्ता इनमें से कोई है तो वो न तो बाहर के कर्ता से बदलेगा न कर्म बदलेगा, अर्थात तो वो बदलेगा ही नहीं। इसको विशेष ध्यान में रखना है। चौथा, तो ये तो थी हमारे अंदर का कर्ता बाहर का कर्ता, कौन सा कर्ता किसके हिसाब से बदलता है समझिए। अब आता है हमारा चौथा नियम किसका, भार वाक्य होगा उसके अंदर भार से आदि होंगे, तो वो कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं कि यदि बाहर ऑब्जेक्ट, यदि बाहर ऑब्जेक्ट यानी कारण हो तो, बाहर ऑब्जेक्ट कर्म हो तो से को टेल में और से को टेल्स में और शेर को टोल्ड में बदलो। और बाहर यदि ऑब्जेक्ट यानी कारण नहीं हो तो से का से और से का शेष और शेड का शेड भी रहेगा। देखो थोड़ा सा नियम है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्या है, यदि बाहर ऑब्जेक्ट कर्म हो तो से को टेल में, शेड को टेल्स में और शेड को टोल्ड में बदलेंगे। और यदि बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कर्म नहीं हो तो से का से रहेगा, शेड का शेड रहेगा, शेड का शेड रहेगा। बस इस नियम का मतलब यही है। अब वो कैसे रहेगा इसका मतलब, जैसे हम यहाँ पर एक बात कह देते हैं, जैसे राम सेज टू मी, दूसरा है राम सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा कोमा इन्वर्टेड कोमा, राम सेज टू मी आई एम ए बॉय। यहां पर कहता है आई एम ए बॉय, ये दो बच्चे। बात कहां की हो रही है, बाहर के कर्म की। ये बाहर का सब्जेक्ट है, ये बाहर की वर्ब है और ये बाहर का ऑब्जेक्ट। ये बाहर का सब्जेक्ट है, ये बाहर का वर्ब है, क्या नहीं है, कर्म नहीं है। अब जिसके यहां पर समझ में आ गया उसके एक चौथा नियम समझ में आ गया। अब देखो बाहर राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, तो ये करता है साइकिल मुख्य क्रिया और ये कर्म। अब ये कर्म क्या हुआ, मी। अब कहता है यदि बाहर ऑब्जेक्ट कर्म हो तो, अब यहां पर ये कर्म है मी, तो से को किस में बदलेंगे, से है वो टेल में बदलेगा, शेड है वो टेल्स में बदलेगा, यहां पर शेड है तो वो टोल्ड में बदलेगा। और मान लो बाहर कर्म नहीं है, जिस प्रकार राम से, जिसमें कर्म नहीं है, तो राम से का शेड रहेगा
से का से रहेगा और शेड का शेड रहेगा। कहने का मतलब है भार का जो वर्ग है, भार की ये जो वर्ग है वो कब बदलती है? जब भार कर्म होता है तो ही बदलती है, वरना भार की वर्ग है वो नहीं बदलती है। जैसे से का सेज रहेगा और शेर का शेर रहेगा और से का से रहेगा, कब है? भार कर्म नहीं है तो ये है चौथा नियम इसके आधार पर। अगर समझो चौथा नियम। अब आगे लेते हैं हम हमारा पांचवा नियम। कौन सा? पांचवा नियम। तो पांचवा नियम क्या कहता है? धीरे आराम से सोच समझ करके इनको पढ़ना है और समझना है। जैसा कि पहले बता दिया कि एक बार अगर दिमाग में घुस गया, दिमाग में बैठ गया तो फिर ये आपके बाहर नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको फायदा मिल जाएगा। इसलिए उसको एकदम आराम से, बगैर किसी जल्दीबाजी, बगैर किसी हेजिटेशन, जिद के साथ भी पढ़ना है। पांचवा हमारा क्या है नियम? पांचवा नियम है कि यदि अंदर का वाक्य इंट्रोगेटिव मतलब पर्सन वाचक हो तो बाहर का से आसक में शेष आस में और शेर आस्कर में बदलेगा या बदलो। क्या है? यदि अंदर का वाक्य पर्सनवाचक है, पर्सनवाचक का मतलब कौन सा? चाहे वो अंदर का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो या चाहे वो WH के किसी वर्ड से शुरू होने वाला हो, होना चाहिए अंदर का वाक्य पर्सनवाचक। दूसरे पर्सनवाचक की क्या पहचान है कि अंत में क्वेश्चनवाचक यानी पर्सनवाचक चिन्ह आपको मिलेगा। तो ये कहता है कि यदि अंदर का वाक्य इंट्रोगेटिव यानी पर्सनवाचक हो तो बाहर से है वो आस्क में बदलेगा, सेज है वो आस्कस में बदलेगा और शेड है वो आस्कड में बदलेगा। ये है आपका पांचवा नियम। तो छठा नियम हमारा क्या है? अंदर का वाक्य पर्सनवाचक हो अंदर का वाक्य पर्सनवाचक हो यानी पर्सनवाचक चिन्ह हो तो इनडायरेक्ट में बदलने परे वाक्य साधारण बन जाएगा। अंदर का वाक्य पर्सनवाचक हो तो इनडायरेक्ट में बदलने पर वाक्य साधारण बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है, आपको मैं संक्षेप में समझाना देता हूं कि इनडायरेक्ट जब पर्सनवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या WH से शुरू है, लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट में वो बदल दिया तो अंत में फुल स्टॉप आएगा। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात वाक्य के
अंत में, वाक्य के अंत में और फुल स्टॉप यानी चिन्ह आएगा। बस इसका मतलब यही है, आप ज्यादा इसके नियम में मत जाना। अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक हो सकता है, अंदर का वाक्य कैसा ही हो सकता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में उस वाक्य को बदल देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि अंदर का वाक्य है वो हमेशा कैसा होगा, साधारण होगा। कैसा होगा? साधारण वाक्य होगा। तो आज के ये हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये पॉइंट है, उसके अंदर आज हमने 6 नियम पढ़े हैं। उस 6 नियम के बारे में आपने अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे 7वां 8वां या जो भी नियम है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जब तक आपको पूरे नियम नहीं दिखा दिया जाएगा तब तक हम उसके वाक्य में उसका प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनाएंगे। पहले हम पूरा नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रोनाउन संबंधी बदलाव है उसकी हम एक सारणी पढ़ेंगे, बनाएंगे। उसके बाद में कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है उसके बारे में हम एक सारणी बनाएंगे, और तब जाकर के ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पॉइंट है वो पूरा होगा। उसके बाद में हम वाक्य बनाएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट साधारण वाक्य बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्रश्नवाचक बनेंगे, WH के प्रश्नवाचक वाले वाक्य बनेंगे। फिर इंपरेटिव जो 4 प्रकार के आते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू नॉट से शुरू होने वाले इंपरेटिव जो शुरू वाक्य बोलते हैं, प्लीज या काइंडली वाले से शुरू होने वाले वाक्य, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस आते हैं, यानी कहने का मतलब इसके बहुत सारे पॉइंट हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, साधारण से चलते हैं और ज्यादा इसके आते हैं। लेकिन सभी वो पॉइंट पढ़ने से पहले हमें पहले इनके जो स्थायी नियम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त अवश्य कर लेनी चाहिए। ये जब हमारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो इसके बाद में हमें ये जो नियम आ जाएंगे तो फिर ये बनाने में किसी प्रकार की मैं समझता हूँ दिक्कतें नहीं रहेगी। तो इसलिए हम पहले 2 या 3 वीडियो में हम इनके जो नियम से चेंज होने वाले टेंस की सारणी है कि कौन सा टेंस से किस में बदलता है, भार क्या होता है तो अंदर का टेंस बदलता है, एक सीधा सा नियम हम लिखेंगे। यदि बात प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट का मतलब से या सेज, फ्यूचर का मतलब विल से और सेल से, अगर बार है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है। अंदर का टेंस नहीं बदलने का मतलब क्या होता है? अंदर का टेंस नहीं बदलने का मतलब होता है अंदर की सहायक क्रिया मुख्य क्रिया यानी टेंस है वो नहीं बदलता। टेंस का मतलब होता है अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, मतलब अंदर का सहायक क्रिया और जो मुख्य क्रिया है वो नहीं बदलेगा। लेकिन फिर एक दूसरा नियम आता है कि यदि भार पास्ट है, भार यदि पास्ट है तो अंदर का टेंस बदलेगा। अंदर का टेंस का मतलब है यदि अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, अर्थात आगे से बदलते हैं। तो वो हम एक सारणी बनाएंगे, वो सारणी अगर आप याद कर लेंगे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन, और एक आता है समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। ये 3 प्रकार के टेंसों में जो परिवर्तन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम सारणी बनाएंगे। तो इससे पहले हमें ये जो सारे जो नियम है उनको पढ़ देंगे, तब जाकर के और हमारा ये नियम संबंधी पॉइंट पूरा होगा। फिर हमें वाक्य बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी। लेकिन जब तक हम पूर्ण रूप से इसके नियम नहीं पढ़ देते हैं तब तक हमारी ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा टेंस है वो कौन से टेंस में बदलता है, और भार का टेंस क्या हो तो अंदर बदलता है, भार नहीं है तो क्या नहीं बदलता है, तो अंदर का कर्ता किसके हिसाब से बदलता है, कौन सा कर्ता किसके हिसाब से बदलता है, आदि के बारे में जानकारी हमें इन नियमों के माध्यम से मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी हैं, आज जितने नियम दिखाए मैंने 6 नियम, इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि नरेशन को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है। नरेशन के कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कौन से भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। इन दोनों भागों को कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है, जैसे हमने लिखा था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाहर का भाग होता है, हम उसको बाहर के वर्ग के नाम से कहते हैं क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है।
रिपोर्टिंग स्पीच का कौन सा भाग होता है, ये इसको हम अंदर का वाक्य बोलते हैं, हाथ के दोनों कोमाओं के बीच में होता है। वक्ता बोलने वाला, बाहर का कर बोलने वाला जो वक्ता है वो क्या बात कहता है, जो उसने बात कही है वही क्या है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने और छठा जो हमारा नरेशन ये चैप्टर है उसके बारे में चर्चा की। शायद आपको ये समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 7वें नियम से शुरू करेंगे। तब तक के साथ इस वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो को शुरुआत से अंत तक अपना मन एकाग्रचित होकर के और जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। और जैसा ही मैं कहता हूं कि जो चीजें बोर्ड पर लिखाई जाती है वो अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लें। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।